फाइन स्टूडेंट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज की क्लास में हम लोग आई-12 पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट कर रहे थे। इसलिए देखो फर्स्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट कि यस, अब शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है उसको भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, उसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो अनइक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली टू ब्रिंग रियल इक्वालिटी। जो अनइक्वल्स है उसको अनइक्वल ट्रीट करने की जरूरत है, तभी इक्वलिटी आ पाएगा। कहने का मतलब तात्पर्य ये है स्टूडेंट कि जिस एससी को बहुत अच्छा रिजर्वेशन मिल गया, हाँ कोई आईएएस बन गया, कोई अच्छे पोस्ट पे चला गया, तो उसके फर्दर जनरेशन को उस तरह का रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि रिजर्वेशन के वजह से किसी का पोस्ट, किसी को प्यून मिला या स्वीपर वाला काम मिला, तो उस समय रिजर्वेशन की ज़रूरत है ताकि उसका बच्चा और आगे बढ़ सके। तो पहले तो हमें देखना है कि जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है किस कैटेगरी में मिला है। यदि एक परिवार को, एक समुदाय को ही केवल रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, तो व्हाट अबाउट द अदर कम्युनिटी ऑफ एससी? बाकी एससी के लिए क्या क्या हो रहा है आमतौर पे कि कुछ ही एससी फ़ायदा उठा पा रहे हैं इस रिजर्वेशन का भी, बाकी जो डिजर्विंग वन है उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जजमेंट केस है, बहुत ही रेयर, ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दे। समझे? नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सेंटर कैन नॉट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट टू टैक्स माइंस एंड क्वारीज। पहले क्या था, MMDR, जो मिनरल जो डेवलपमेंट एक्ट है आपका, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत पहले बना था, 60s में बना था और 2015 में इसको अमेंडमेंट भी किया गया। तो इसके तहत क्या है कि सेंटर टैक्स उठाती थी मिनरल्स के ऊपर, खनिज वगैरह जो है ना, खनिज क्वारीज के ऊपर, जितने भी खनिज सब है, मिनरल्स सब है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी के लिए कहा है कि ये पावर जो है स्टेट का, स्टेट विल इम्पोज टैक्स। बिल्कुल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से इंटरप्रेट किया एंट्री 49 को, एंट्री 50 को, एंट्री 54 को। मिनरल्स आई विल टेल यू इन द क्लास, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ सभी एंट्री के बारे में। तो ये भी अपने आप में एक झटका है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हाँ, बैक टू बैक झटका है बच्चे लोग, दोनों ही जजमेंट। एक जजमेंट तो पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन का, जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो रिजर्वेशन मिल रहा था, एक पूरा फाउंडेशन सोसाइटी को लेके वो झटका है एक तरह से, और दूसरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डायरेक्ट चोट है। ठीक है, क्या है वो अंदर पढ़ोगे बहुत सारा चीज़। एंड लास्ट एडिटोरियल इज, ऐसे पूजा खेड़कर बहुत है सिस्टम में, है ना। अब बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी भी अपना रूल्स और रेगुलेशन पे काम करे ठीक से, नहीं तो इतने पूजे खेड़कर बहुत ज़्यादा ही सिस्टम में घूम रहा है। जान ही रहो केस कितना कंट्रोवर्शियल केस है इनका, है ना। बताओ, आईएएस बनने से पहले ही आईएएस का यदि तुम्हारे अंदर रुतबा आ जाए तो यही सब होगा। वो अपना ट्रेनिंग पीरियड में थी, प्रोबेशन पीरियड में थी और एक्ट कर रही थी आईएएस की तरह। झटका नहीं लगेगा क्या? निकाल अब इसके ऊपर हो गया, अब लग गया, वो भी कार्रवाई भी हो गया। अब कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे सकती है सिविल सर्विस का। 12 बार अटैम्प्ट दी थी ये, 12 अटैम्प्ट देकर बैठी हुई थी अलग अलग कैटेगरीज से, बड़े से पकड़ाई, पूरा चेक हुआ, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि आईएएस बनने के बाद भी इस सब हो सकता है। तो प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में हाथ पैर थोड़ा संभाल के ही चलो। ज़्यादा बन गया आईएएस तो हवा मोड़ोगे तो यही सब चीज़ होगा, और भी अनएथिकल तरीके से बने हो तो यही होगा। समझ गए? हाँ, देखेंगे डिटेल्स में, देखेंगे सभी चीज़। देखो, अनइक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली टू ब्रिंग रियल इक्वालिटी। सिलेबस देखो, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक, देखो, स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई एससीज फॉर कोटास, सही बात है। फिर नेक्स्ट पेज देखो बच्चे लोग, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द केस। पहले ओरिजिन ऑफ द क्लास केस समझो, तभी वो समझ में आएगा फर्स्ट पेज। देखो बच्चे लोग, पहले लेमन टर्म्स में समझो। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, अभी तो खैर तेलंगाना भी डिवाइड हो गया। पहले जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एज अ आंध्र प्रदेश के रूप में एक स्टेट था, तो 90s के टाइम में ना, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बिल प्रपोज किया था
कि सुप्रीम एससी को लेके शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। कौन किया था? ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश ने बिल प्रपोज किया था। ठीक है, तो फिर केस गया आगे, सुप्रीम कोर्ट गया ये केस। ये 90s में प्रपोज किया गया था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, यानी कि कोटा के अंदर कोटा है एक्चुअली देखोगे तो। जैसे लेट से मैंने कहा कि एक कोई पर्टिकुलर जब है, उसमें लेट से 15% फिक्स है एससीज के लिए, तो 15% ओवरऑल एससीज के लिए हुआ। अब एससी कितने पाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और जो जिसका स्थिति बहुत बुरा है उसको ज़्यादा रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो 15% के अंदर देखो, कुछ परसेंट 3% उसको मिल जाएगा, 2% किसी को मिल जाएगा, 5% किसी और को मिल जाएगा, तो ओवरऑल क्या 15% हुआ। तो ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश ने ये बिल पास किया। चैलेंज हो गया फिर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं था उस समय कि क्या एससी का भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है क्या। एससी मतलब होमोजीनियस ग्रुप, कि सभी एससी का स्थिति बुराई है, यही ना मान के चल रहे हैं अभी तक हम कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सब होमोजीनियस ग्रुप हैं और सबके साथ ही शोषण हुआ है, इसलिए सबको जस्टिस चाहिए, सबको रिजर्वेशन की जरूरत है। ये हमारा प्रिजम्पशन है। और यही चीज़ बिल्कुल देख सकते हो ईबी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, यही चीज़ को रखा गया कि सब कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते हो शेड्यूल कास्ट में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में जो भी रिजर्वेशन दिया गया वो सब के लिए है, ऑल विल एंजॉय। तो यहाँ पे देखो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, देखो 5 जज बेंच जजमेंट 2004 में है ना, उसका केस देखो, उसमें ईबी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें 5 जज बैठे हुए थे। अब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये भी, तो उस समय 5 जज बैठे हुए थे, तो इस समय कितना जज बैठना चाहिए? 7 जज, उसको ओवरटर्न करने के लिए लार्जर बेंच बनना चाहिए। सही बात है, इस बार 7 जज बेंच का वो था ये, उसमें स्वयं चीफ जस्टिस थे हमारे भारत के। तो जो 5 जज बेंच बैठे हैं 2004 में, जिसको हम लोग कहते हैं ईबी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें यह कहा गया विद्यार्थी लोग कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल जो ट्राइब्स है, ये सब होमोजीनियस ग्रुप है, एक समान है, सब कोई डिफरेंस नहीं है एक दूसरे में, यानी कि जितने भी एससी से सब सेम है, जितने भी एसटी से सब सेम है। मैं एससी और एसटी की बात नहीं कर रहा, एससी जितने हैं वो सेम है और एसटी जितने लोग हैं वो सब सेम है। बात समझे? इसलिए स्टेट कभी भी सब क्लासीफाई नहीं कर सकता है कोटा देने के लिए, यानी कोटा के अंदर कोटा परमिशन नहीं हो सकता है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन द ईबी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सुनो, गौर से सुनो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो 2004 में इस तरह का जजमेंट दे दिया, यानी कि जितने भी स्टेट होगा सब चुपचाप बैठेगा। अब वो सब कैटेगराइजेशन नहीं ला सकता है एससी के अंदर। तो बहुत सारा राज्य देखो पिटिशन फाइल किया कि नो रिव्यू होना चाहिए ईबी चिन्नैया जजमेंट में, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे एससी आगे निकल गया है, बाकी दूसरे एससी को ज़्यादा वो रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। बात सही भी है ना। तो देखो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस समय 2004 में चिन्नैया केस में, उसने कहा कि जितने भी एससी कम्युनिटीज़ हैं ये सब बहुत ही बुरा समय देखे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हिस्ट्री में बहुत गलत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ह्यूमिलेशन हुआ है, ऑस्ट्रेलाइजेशन हुआ है और सेंचुरी टू सेंचुरी हुआ है। इसलिए सब कैटेगरी करना सही नहीं है, सब कैटेगराइजेशन करना सही नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल सभी के साथ ही बुराई हुआ है, क्योंकि ये सब होमोजीनियस ग्रुप है और जो रिजर्वेशन है वो मिलते रहना चाहिए इन लोग को जैसे मिल रहा है। इसमें सब कैटेगराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एज पर ईबी चिन्नैया जजमेंट। 2 चीज़ निकल के आया है यहाँ पे। आखिर ईबी चिन्नैया जो जजमेंट हुआ 2004 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला कि स्टेट सब कैटेगराइज नहीं कर सकता एससी को लेकर, यानी कि शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 कहा कि यदि सब कैटेगराइजेशन होता है, सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट का होता है, तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 जानते हो, राइट टू इक्वलिटी। जब सबको बराबर का अधिकार है तो क्यों एक शेड्यूल कास्ट को कम रिजर्वेशन दे और क्यों एक दूसरे शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन दे? क्योंकि शेड्यूल कास्ट आफ्टर ऑल तो सब सेम ही है, एक तो होमोजीनियस ग्रुप है। यदि सब कैटेगराइजेशन होता है तो ये राइट टू इक्वलिटी जो डॉक्ट्रिन है हमारा आर्टिकल 14 है, ये वायलेट हो जाएगा। नंबर 1 आया समझ में स्टूडेंट तुम लोग को? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2 देखो बच्चे लोग, ये समझना जरूरी है अभी के केस समझने के लिए, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है ये सभी पॉइंट पे। और दूसरा क्या है, आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 में आपका स्पेशल प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट एससी के लिस्ट को बढ़ा भी सकता है और एससी के लिस्ट को घटा भी सकता है आर्टिकल 341 के हिसाब से। यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट उसमें जोड़ भी सकता है, शेड्यूल कास्ट हटा भी सकता है। हाँ, उसका पार्लियामेंट विल टेक द डिसीजन। तो ये आर्टिकल 341 में दिया गया है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि स्टेट सब कैटेगराइजेशन करता है शेड्यूल कास्ट को लेके, शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो इससे क्या होगा कि जो आर्टिकल 341 है जो कि प्रेसिडेंट को दिया गया, ये पावर भी कहीं ना कहीं वायलेट होता है। क्यों? क्योंकि वो सब कैटेगराइजेशन फिर राज्य करेगा उसको। एक राज्य एक एससी को ज़्यादा रिजर्वेशन देगा एज कम्पेयर टू अदर एससी, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 341 का भी वायलेशन, जो कि स्पेशल प्रोविजन है प्रेसिडेंट के लिए, उसमें प्रेसिडेंट को लिस्ट तैयार करना पड़ता है, इंक्लूड या एक्सक्लूजन दोनों ही पॉसिबल है आर्टिकल 341 में। समझे? देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वर्डिक्ट है स्टेटेड ओनली पार्लियामेंट नॉट लेजिस्लेचर, यानी केवल पार्लियामेंट ही क्या कर सकता है, किसी भी कास्ट को एक्सक्लूड कर सकता है, समझे ना, या इंक्लूड भी कर सकता है। कैसे करता है? वही प्रेसिडेंशियल लिस्ट से, जो कि आर्टिकल 341 में दिया गया है। तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को लेके कि देखिए ऐसा है कि यदि सब कैटेगराइजेशन स्टेट यदि करता है तो इससे आर्टिकल 341 में कोई वायलेशन होने नहीं जा रहा है। डोंट वरी, कहीं कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि आखिर शेड्यूल कास्ट वाला लिस्ट तो है ही उसमें। एक राज्य अपने हिसाब से किसी को ज़्यादा रिजर्वेशन दे रही है, किसी को कम दे रही है, वो देखते हुए, कोई मान लो कि कोई ऐसी एफ्लुएंट क्लास का चला गया, उसके घर में खुद आईएएस, ऐसी आईएएस बनते हैं कि नहीं बनते, तो उसके बच्चे को एससी का फिर कैटेगरी क्यों मिलना चाहिए? वो तो अपने आप में बहुत ऊपर चले गए। अब तो इनजस्टिस खत्म हो गया। एक शेड्यूल कास्ट को यदि रिजर्वेशन के थ्रू आईएएस बनने का मौका मिला, तो डू यू थिंक कि उसके बच्चे को भी उस तरह का मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। वो अब एक्लोन ग्रुप में हो गया, एलाइड ग्रुप में आ गया। वो जो भी इनजस्टिस हुआ होगा पहले सब खत्म हो गया। और यदि मान लो कि सबके लिए यदि सेम होता, तो यहाँ पे कितना अनजस्टिस होता है कि एक आईएएस का बेटा भी एक एससी है और एक जो बेचारा छोटा जो काम कर रहा है, स्वीपर के वाला काम कर रहा है या फिर और भी इस तरह का कोई काम कर रहा है, और उसका बेटा को भी बराबर का, तो फिर बहुत बड़ा फाइट हो जाता उसमें। फिर कहाँ जीत पाता वो स्वीपर वाला बेटा का अधिकार कहाँ मिल पाता? तो बात तो बहुत सही है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे, समझ रहे? इसलिए देखो, नाउ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दैट इट इज नॉट एन अफ्रॉन्ट टू द प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई शेड्यूल कास्ट। इसलिए आर्टिकल 341 वॉलेट नहीं होगा। यदि कोई भी स्टेट सब कैटेगराइज करता है शेड्यूल कास्ट को, तो वॉलेट नहीं होने जा रहा है, जो कि ईवी चिमैया केस में कहा गया था। अब बच्चे लोग चलो फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज में तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया क्या है। देखो, तो स्टेट्स कैन क्लासीफाई एससीज फॉर कोटास। 7 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट है ना, एक 7 जज बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, और 6-1 से बच्चे लोग, बस एक ही डिसीडेंट वॉइस आया था। 6-1 से मेजोरिटी कह सकते हो, 6-1 रेशियो में ईवी चिमैया केस जो 2004 में था उसको ओवररूल कर दिया, चेंज कर दिया, और कहा कि यस विधानसभा कर सकता है, ये स्टेट बिल्कुल कर सकता है, स्टेट सब क्लासीफाई कर सकता है। जो अभी तक रुकावट हुआ था ईवी चिमैया केस की वजह से, जिस वजह से स्टेट नहीं कर पा रहा था, अब ऐसा नहीं, अब स्टेट कर सकता है। ठीक है, फॉर रिजर्वेशन इन एडमिशन एंड योर पब्लिक जॉब्स। चीफ जस्टिस ने कहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि ये ऑब्जर्वेशन है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है ये कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। देखते हो, ठीक उल्टा ईवी चिमैया केस में क्या बोला गया था कि होमोजीनियस ग्रुप है, इंटीग्रेटेड ग्रुप है। बोला कि नो, ना ही ये इंटीग्रेटेड ग्रुप है, ना ही ये होमोजीनियस ग्रुप है, सेम नहीं है। हाँ, सेम नहीं है। स्टेट को बिल्कुल, हाँ, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उसको बेनिफिट देने की ज़रूरत है ज़्यादा, समझे? हाँ, और ना ही ये आर्टिकल 341 का वायलेशन होने जा रहा है, जो प्रेसिडेंशियल जो है ना, जो प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है किसी, हाँ, लिस्ट में किसी को शामिल करना और हटाना, जो प्रेसिडेंट का स्पेशल पावर है। तो इस जजमेंट के बाद ऐसा कोई वायलेशन होने नहीं जा रहा है, डोंट वरी। हाँ, मगर जब स्टेट जब सब क्लासीफाई कर रहा है तो उस समय जुडिशियल रिव्यू लगेगा। ऐसा नहीं कि स्टेट अपने मन से करे, जानते हो ना, पॉलिटिक्स हावी हो जाता है कई बार एक शेड्यूल कास्ट को अलग से अधिक रिजर्वेशन देने के चक्कर में, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि एक प्रदेश है, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट जाने, शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे कास्ट आते हैं, उसमें एक शेड्यूल कास्ट मान लो डोमिनेंट और उसको ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया बिना डेटा देखे हुए,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू लगाएगा, नल एंड वॉइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट। फिर समझ रहे हो ना बात को? इसलिए कहा कि स्टेट का जो पावर है सब क्लासीफाई करने का, वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, उस पर आगे चेक कर सकता है उसको। इतना ही नहीं, स्टेट अपने मन से नहीं करेगा ये सब चीज़। स्टेट यदि कर रहा होगा तो स्टेट के पास एम्पेरिकल डाटा चाहिए, एकदम करेक्ट रेलेवेंट डाटा होना चाहिए करने के लिए। और स्टेट इस पोजीशन में होना चाहिए कि हाँ देखिए, इसको हमने ज़्यादा, इस एससी को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया एज़ कम्पेयर टू अदर एससी, क्योंकि इसका स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए इसका पूरा कैटेगरी में अभी तक कोई आईएएस नहीं बन पाया है इस जांच से, और कोई भी इस पोस्ट पे नहीं गया है, तो इसलिए इसको रिजर्वेशन देना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर यहाँ से छोटे छोटे पोस्ट पे गए, ग्रुप डी के लिए गए हैं, सुपर वाला काम के लिए गए हैं, इसलिए ये वाला पर्टिकुलर एससी को ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो एम्पेरिकल डाटा होना चाहिए, रिलेवेंट डाटा होना चाहिए, तभी स्टेट्स का जो बात है सुप्रीम कोर्ट ओके करेगा। अदरवाइज फिर ये जुडिशियल रिव्यू लगेगा, जानते हो सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है उस चीज़ को। समझ गए ना? हाँ, इससे एक हरी झंडी मिल गया तमिलनाडु असेंबली को भी कि जो आपको इनैक्ट करना है अरुंधतियार रिजर्वेशन एक्ट आप कर सकते हो। बहुत दिन से ही मांग था, क्योंकि वहाँ का जो सी है उसको वो देने के लिए, पर्टिकुलर एससी को थोड़ा वो देने के लिए, क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड है वो एससी। तो एक अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का, कि 2004 का जो एवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस था उसको ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जाओ वहाँ पे देखो तो 4 जजेस, देखो 4 जजेस हो गया ना ऊपर बच्चे लोग। हाँ, अब देखो कितना 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 जज बैठे थे इसमें, 7 जज बैठे हुए थे, क्योंकि 5 जजमेंट एवी चेन्नैया हुआ था, उसको ओवरटर्न करने के लिए 7 जज बैठे। अब 7 जज में 6:1 का मेजोरिटी का 6 जज ने एक ही स्वर में सुनाया है। मगर अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये फैसला नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन अलग होता है कि हाँ ये ऐसा होता तो बेटर होता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। जजमेंट क्या है? जजमेंट तो लॉ बन गया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जज को क्या लगता है, उसका कोइंसाइडेंस क्या कहता है। तो 7 जज में 4 जज ने कुछ बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। 7 जज ने एक ही सुर में बोला है कि एससी में भी क्रीमिलियर वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लीगल इन्फोर्समेंट नहीं दिया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन है केवल, उनका सोचना ऐसा है। पर्सनली कुछ भी आप सोच सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट का हिस्सा नहीं है। देखो तो 7 जज में 4 जज ने कहा कि यस क्रीमिलियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होना चाहिए। बट क्रीमिलियर क्या होता नहीं होता उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, उतना डिटेल्स में वो नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गया ना? हाँ, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि स्टेट कैसे उसको क्रीमी और नॉन क्रीमिलियर बना। जैसे ओबीसी में भी प्रॉब्लम था ना, ओबीसी में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर का मतलब क्या है? ओबीसी में जो सबसे बेटर स्थिति में, तो उसको क्यों मिलना चाहिए रिजर्वेशन, दैट इज क्रीमिलियर। और जो नॉन क्रीमिलियर का मतलब क्या है कि वो बेटर पोजीशन में नहीं है, अभी भी उसका स्थिति बुरा है, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो क्या इस तरह का चीज़ क्या नहीं हो सकता क्या एससी में? और ये लागू करवाने का अधिकार तो स्टेट का ही है। देखो तो जस्टिस BR गवाई अपने ओपिनियन कहते हैं कि यस इन दिस केस डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ इक्वलिटी अमंग अनइक्वल। जो अनइक्वल है और उसको इक्वलिटी देना। अनइक्वल कैसे? क्योंकि एक एससी बहुत आगे निकल गया, एक एससी बहुत पीछे निकल गया, तो उसको इक्वलिटी प्रोवाइड करना है। सवाल ये है, यदि मान लो कि तुम लगातार कोटा का बेनिफिट दिए जा रहे हो एफ्लुएंट क्लास को, एफ्लुएंट बैकवर्ड क्लास, हाँ एससी है तो आप बैकवर्ड बोल लो, वो एफ्लुएंट है क्योंकि वो आईएएस बन चुका है, उसको आप कंटिन्यूस दोगे तो जो रिजर्वेशन जिस चीज़ के लिए बनाया गया संविधान में उसका वैलिड पर्पस ही खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है उसको रिमूव किया जा सके, जो सेंचुरी टू सेंचुरी एससी के साथ बुरा बर्ताव वो खत्म हो सके, एंड जो डिजर्विंग वन है उसी को मिल सके। अब जब एक एससी आईएएस बन गया, एक एससी बहुत अच्छे पद पे चला गया, तो उसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत था? डिजर्विंग वन को मिलना चाहिए, जो कि संविधान का हमारा प्रिंसिपल है कि डिजर्विंग वन को ही रिजर्वेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखो वही यहाँ पे लिखा गया, देखो जो लोग बहुत एफ्लुएंट राइडिंग यानी कि रिजर्वेशन की वजह से बहुत अच्छे जगह पर पहुँच गए, तो अब इसको वो नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली वो डिप्राइव्ड है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, सोशली डिप्राइव्ड नहीं है। अब नहीं रहा वो, अब वो पावरफुल बन गया हो, अब वो उसके पास सब कुछ है, वो निकल गया, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड नहीं है। अरे कल के दिन में वो नेता भी बन सकता है, वो पॉलिटिकल एसोसिएट, क्योंकि वो आईएएस बन चुका है, वो बड़े पद पे चल चुका है। अब खाली बोलोगे कि नो एससी से है अभी भी स्थिति खराब, ऐसा गलत बात होगा बोलना, समझे ना? तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डिजर्विंग कैटेगरी ऑफ एससी और एसटी को मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखो हो रहा यही होता है पॉलिटिक्स। एक राज्य में एक ही
एससी को ज़्यादा मिल रहा होता, ज़्यादा मिल रहा होता। अब पता चलेगा कि वो एससी बहुत बेटर हो चुका है, फिर भी मिले जा रहा है, मिले। कई तुम ऐसी घर देखोगे तो सभी का सरकारी जॉब है। मैं उसको लेकर बुराई नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मगर बगल में भी तो एक एससी है जिसको कुछ नहीं मिला अभी तक, ये भी तो गलत है। कायदे से उसको पहले देखना चाहिए। इसको उठा के आप तो उठा के बराबर कर दिए, फिर भी क्लेम किए जा रहा है। ओ देखो बेचारा, कोई अभी तक उसके घर से कोई किसी को भी सरकारी जॉब नहीं मिला, किसी को भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, गलत है ना। तो यहाँ पे भी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बात समझे ना। हाँ, तो वही बोला कि यस, स्टेट को एक पॉलिसी बनाना चाहिए कोई क्रीमिलियर का, कि जो क्रीमिलियर है उसको रिजर्वेशन मत दो या कम दो, और जो बेचारे जो नॉन क्रीमिलियर हो उसको ज़्यादा ध्यान दो, है ना। और यही चीज़ तो था हमारे संविधान में भी कि इक्वलिटी कैसे स्थापित करें। तो स्टेट कैन गो फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज। बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस पे देखो पॉजिटिव सोच है, अनडाउटली बहुत पॉजिटिव सोच है, आप काउंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत पॉजिटिव सोच है ये, क्योंकि स्टेट का फिर स्टेट को पावर दे दिया गया ना। तो स्टेट विम्स एंड फैंसीज, हो सकता है ये चीज़ फिर पॉलिटिक्स में जुड़ जाए तो हो सकता है नेगेटिव असर पड़ जाए, मत कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू तो कर ही दिया वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा उस चीज़ को अच्छे से। पर देखो एक पॉजिटिव सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। इसके बाद ये अलग बात है कि जजमेंट होने के बाद फिर राजनीति गर्म हो गया। बहुत सारे राज्य के जो अलग अलग लीडर्स हैं वो तो बोल रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को अध्यादेश लाना चाहिए, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए इसको रिवर्स करने के लिए। मुझे आई डोंट थिंक कि ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है, जो मेरा कोइंसिडेंस कहता है। हाँ, अब देखो अब सरकार अपने हिसाब से लाएगी, ठीक है ना, सरकार को जो करना होगा वही करेगी। सरकार को कोई फ़ायदा नहीं सरकार पर प्रेशर बनाने का, ऐसे भी ये सरकार है, थोड़ा सुनने वाला सरकार नहीं है, जो उसका कोइंसाइडेंस करेगा वही बात करेगा, मतलब उसी तरह वो आगे लेके जाएगा अपनी चीज़ को। ये समझ में आ गया ना तुम लोग को कि सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इस पे ही अभी बहुत डिबेट चल रहा है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, देखो ये भी उसी तरह का जजमेंट है। अब बढ़िया सुनना है, एक वर्ड को पकड़ना है। सेंटर कैन नॉट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट्स टू टैक्स माइंस एंड क्वारीज, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब देखो बच्चे लोग, ये भी उतना ही सुंदर। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर कैन टैक्स माइनिंग लैंड्स एंड क्वारीज, ये हेडलाइंस। नीचे जाओ, फिर यहाँ पहले केस समझो। हाँ बच्चे लोग, वहाँ पे लिखा गया ना, केस हैज़ इट्स रूट्स इन इंडिया सीमेंट लिमिटेड। दिख रहा होगा PDF में तुम लोग को अच्छे से। पहले इस केस को समझो, जैसे कि उसको भी EB चेन्नैया केस समझे तब वो समझ में आया ना, पहले इस केस को समझना होगा, बहुत सुंदर तरीके से समझो, तब समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या डिसीजन दिया है। देखो बच्चे लोग, हुआ क्या कि इंडिया सीमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है ये, तो इसने क्या किया कि कुछ ज़मीन लिया माइनिंग एक्टिविटी के लिए तमिलनाडु में कुछ ज़मीन लिया, ठीक है ना, अन्य रॉयल्टी दे रहा था स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़मीन लिया तो रॉयल्टी देना पड़ेगा उसको, नंबर 1। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मीनवाइल सेस इम्पोज कर दिया। रॉयल्टी तो दे ही रहा था, रॉयल्टी तो आखिर ये इंडिया सीमेंट लिमिटेड दे ही रहा था। मीनवाइल क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और एक सेस लगा दिया। सेस का मतलब फॉर्म ऑफ टैक्स है, जानते हो, सेस मतलब टैक्स होता है। और जो भी टैक्स और सेस में अंतर यही है विद्यार्थी लोग, जब टैक्स सेस लगता है तो जो भी जिस चीज़ के लिए लगा उसी चीज़ में वो खर्च होगा। जैसे कहा जाए कि एजुकेशन सेस लगेगा, तो जो भी पैसा कलेक्ट होगा, यानी कि जो पैसा कलेक्ट रहा वो टैक्स ही है, बट वो कहाँ पे खर्च होगा, एजुकेशन में खर्च होगा। तो सेस क्या होता है, डेडिकेटेड चीज़ के लिए लगाया जाता है। और टैक्स क्या है कि पैसा जो कलेक्ट हुआ आप कहीं पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो सेस इज़ अ वन फॉर्म ऑफ टैक्स, वो आपका टैक्स ही है, समझ गया। अब यहाँ पे देखो, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेस लगा दिया, रॉयल्टी तो पहले से दे ही रहा था, सेस लगा दिया। तो उसके बाद ये जो इंडिया सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी है जो लीजिंग में लिया था ज़मीन को, उसको लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, वो फिर मद्रास हाई कोर्ट चला गया इसके अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेप के अगेंस्ट वो मद्रास हाई कोर्ट चला गया। और ये बोलते हुए कि देखिए हम जब रॉयल्टी पे कर ही रहे हैं और ये टैक्स लगा रहा है, टैक्स लगाने का अधिकार तो सेंटर को है, ये कैसे लगा सकता है टैक्स। तो उस समय जो जजमेंट दिया है, उस समय जो जजमेंट आया है, ठीक है। अब ये मामला फिर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला। देखो वही बोला जा रहा है वहाँ पे। और तमिलनाडु ने क्या, उस समय तमिलनाडु ने कहा कि यस हम लगा सकते, क्यों लगा सकते हैं। तो फिर 7 जज बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट में, 1989 7 जज बेंच है ये।
और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नो, सेंटर के पास ही केवल पावर है, अथॉरिटी है, समझे, टैक्स लगाने का, क्योंकि ये MMDR एक्ट में पहले से दिया गया है। वही 1960s में ये एक्ट बना था बच्चे लोग, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, समझे। तो ये एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसके तहत तुमको दिखेगा कि सेंटर ही केवल टैक्स लगा सकता है, समझे। तो मामला समझ में आ गया ना कैसे मामला स्टार्ट हुआ। इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने कुछ ज़मीन लिया फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स के लिए, उसके लिए वो रॉयल्टी तो दे ही रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि नहीं रॉयल्टी दे रहे हो, थोड़ा सेस भी दे दो। तो पसंद नहीं आया इसको, मद्रास हाई कोर्ट गया, मद्रास हाई कोर्ट से फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट गया, समझे ना। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, रॉयल्टी तक ही तुम्हारा स्टेट का होगा, टैक्स देने का, टैक्स लेने का जो अधिकार है वो सेंटर का है, तुम्हारा नहीं है, स्टेट का नहीं है। क्योंकि MMDR जो एक्ट पास हुआ था उसके हिसाब से पूरा सेंटर को ही पावर है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 7 जज बेंच का, तो वो इंडिया सीमेंट लिमिटेड के हक में आया है। उसका लॉट्स ऑफ पिटिशन जाएगा, देखो 18 पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में ओवर द पीरियड कि ये जो जजमेंट हुआ था 1989 में, इसमें एरर है, ठीक है, इसमें एरर है। तो देखो बहुत सारा, देखो वही बोला। अब फिर अब जब एरर है उसमें या फिर उसका फिर तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना है, तो फिर उसे लार्जर बेंच बैठेगा। तो लार्जर बेंच कितना होगा, 9 बेंच, हमेशा ऑड नंबर में बैठता है बच्चे लोग, ताकि बराबर टाई नहीं हो सके, इसलिए ऑड नंबर में जज बैठते हैं। इसमें टाई हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, मान लो 6 बैठा है, 3-3 हो जाएगा फिर दिक्कत है, इसलिए हमेशा तुम्हारा ऑड नंबर में बैठता है। तो इस बार तो फैसला तो बहुत ही अलग है इसका फैसला। अभी तक जो इंजॉय करके चल रहा था सेंट्रल कि टैक्स हम ही उठाएंगे माइनिंग पे, मिनरल्स पे, वो तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं है, अब स्टेट उठाएगा। ये तो बहुत बड़ा ही चोट है टैक्सिंग पावर पे, क्योंकि सेंटर इज एक्सट्रैक्टिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द मिनरल्स। समझ में आया स्टूडेंट? हाँ चलो अब फर्स्ट पेज देखो, अब फर्स्ट पेज सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। यहाँ पे तुमको 3 एंट्री याद करना होगा, एंट्री 49, एंट्री 50 और एंट्री 54। तीन एंट्री तुमको याद करना होगा। अब देखो कैसे बच्चे लोग, देखो एंट्री 49 में क्या लिखा गया, पहले बढ़िया सुनो, कोई बात नहीं, अभी नोट्स में बता देंगे, पहले बढ़िया सुनो फिर लिखना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री 49 में ये दिया गया है, एंट्री 49 एक्सक्लूसिव स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ये एंट्री है, समझे ना, एंट्री अलग होता है। एंट्री जैसे मान लो कि कुछ एंट्री है वो स्टेट के लिए, कुछ एंट्री होगा तुम्हारा यूनियन लिस्ट के लिए, कुछ एंट्री होगा आपका कंकरेंट लिस्ट के लिए। तो एंट्री 49 में ये दिया गया है, टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग, लैंड के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार, बिल्डिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार जो है वो एक्सक्लूसिव स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। एंड दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, पार्लियामेंट लॉ का सब्जेक्ट नहीं है वो। मगर एंट्री 50 क्या कहता है, एंट्री 50 क्या कहता है स्टूडेंट, कि मिनरल्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट को है, बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लॉ। फंसा है यहाँ पे बात, एंट्री 50 फंसा हुआ है। यानी कि जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट का है, बिल्डिंग के ऊपर टैक्स लगाने का स्टेट का है, ये एंट्री 49 करता है। एक्सक्लूसिव राइट है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। एंट्री 50 क्या कहता है कि मिनरल्स के ऊपर सब लगाने का जो टैक्स लगाने का अधिकार है स्टेट का है, बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। अब बढ़िया सुना, एंट्री 54 क्या है, तो एंट्री 54 क्या है कि ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है और उसमें क्या है कि रूल्स और रेगुलेशन बनाने का अधिकार मिनरल्स एंड डेवलपमेंट के लिए, रूल्स और रेगुलेशन बनाने का अधिकार सेंटर को है। अब सेंटर क्या की है, सेंटर बोल रही है कि हमारे पास, हमारे हक में 50 है, एंट्री 50 है और 54 भी है। तो फिर चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे हक में भले ही 50 हो, तुम्हारे हक में भले ही 54 हो, मगर स्टेट हक में 49 है। और लैंड का मतलब क्या, लैंड ही में मिनरल्स मिलता है, जब मिनरल्स मिला तो टैक्स उठाने का पूरा उसको अधिकार है। दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर पार्लियामेंट्री लॉ। तुम MMDR बना दिया, इसका मतलब थोड़ी कि तुम एंट्री 49 में चला आएगा। पलट दिया, रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को। 7 जज बेंच का जो 1989 का जो जजमेंट था कि एक्सक्लूसिव राइट शेष उस लेने का अधिकार किस सेंट्रल गवर्नमेंट का है एज पर MMDR के हिसाब से। अब बोला ऐसा नहीं है, एंट्री 49 स्टेट के लिए है, स्टेट उठाएगा पैसा। रिवर्स कर दिया ना, बहुत बड़ा बात हो गया सुप्रीम कोर्ट।
ठीक, जैसे इससे पहले ये भी चेन्नई केस हुआ, इस तरह कह सकते हो कि इसमें भी रिवर्स कर दिया गया। अब समझो बच्चे लोग क्या हुआ। अब ये भी देखो जजमेंट 8:1 से हुआ, 8 जज एक तरफ है और एक केवल जज दूसरे तरफ है। अब देखो वो जज जो दूसरे तरफ है, जो माइनॉरिटी ऑफ, उनका भी वैलिड है, जो कहते हैं कि नहीं सेंटर को ही उठाना चाहिए, तो वो भी बहुत वैलिड रीजन दिए हैं। एनीवे बाद में समझोगे। तो बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट 8:1 का, जिसमें 9 जज बेंच बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस खुद हेड कर रहे थे इसको, और कह दिया गया कि बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट को पूरा अधिकार है माइनिंग लैंड के ऊपर टैक्स उठाने का, क्वारीज के ऊपर, खनिज पदार्थ मतलब वही मिनरल्स के ऊपर अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट जो MMDR एक्ट लाया है 1957 का, मैं 60s बोला था गलती से, 1957 में जो एक्ट बनाया है पार्लियामेंट में MMDR के फॉर्म में, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो एक्ट बनने का मतलब ये नहीं कि स्टेट पैसा नहीं उठा सकता है मिनरल्स के ऊपर या फिर तुम्हारा माइंस के ऊपर, बिल्कुल स्टेट उठा सकता है। बात समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जजमेंट में क्लियर हो गया कि स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेंटर का। स्टेट कैन गो एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड दे कैन इम्पोज टैक्सेस। इससे तो स्टेट का खजाना भरेगा, अब झारखंड का खजाना भरेगा, छत्तीसगढ़ का खजाना भरेगा, आंध्रा खजाना भरेगा, तमिलनाडु का कितना समझ रहे हो ना, कितना सैंड होगा उस वहाँ पे। ऐसे भी आरोप लगता है ना कि सैंड माफिया है। अब स्टेट के अंदर आएगा, ह्यूज रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होगा स्टेट के पास। देखो झारखंड में कितना एक्सट्रैक्ट होगा। तो देखो जजमेंट, देखो आप जजमेंट पहुँचते कितना 86 अपील आया था। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना था, उसको 1989 का जजमेंट का अगेंस्ट कितने पिटिशंस गए थे वहाँ पे कि नो इस तरह देखिए सर इस पे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस तरह किया था, और प्लस बहुत सारे PSUs भी, जो स्टेट का जो PSUs होगा उसने भी फाइल किया था। टोटल 86 पिटिशन था, सबको क्लब्ड करके इतना बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। बात समझे? आगे देखो, सेकंड पेज देख चुके हो, यहाँ पे देखो। तो सेंटर का क्या आर्गूमेंट था, मैंने बताया ना, सेंटर आर्गूमेंट लेके आएगी, अपना एंट्री 50 बताएगी, अपना एंट्री 54 बताएगी। तो देखो, तो सेंटर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि एंट्री 50 जो है स्टेट लिस्ट में, उसमें कहा गया है 49 स्टेट लिस्ट, 50 भी स्टेट लिस्ट ही है, अब 54 यूनियन लिस्ट है। एंट्री 50 में क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट टू इम्पोज एनी इम्प्लीकेशन ऑन टैक्सेस ऑन मिनरल्स ट्रेडिंग थ्रू लॉ रिलेटिंग टू मिनरल डेवलपमेंट। हाँ, बोला कि कुछ भी टैक्स लगाने का बात होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया कि आप स्टेट कर सकती है बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। तो पार्लियामेंट ने लॉ ला दिया था MMDR, तो ला दिया, तो इसका मतलब पावर तो इधर हो गया एज पर एंट्री 50, समझे ना। इसलिए सेंटर ने कहा है कि हेड कंटेंट यूनियन हेड, यानी कि यूनियन के पास ओवरराइडिंग पावर है। जानते हो ना, कभी भी लॉ उसको भी बनाने का अधिकार है, या स्टेट को भी है, यदि सेंटर को भी है, तो कौन लॉ जीतेगा, कौन लॉ प्रिवेल होगा? सेंटर वाला। उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कहते हैं हम लोग। तो सेंटर कहा हमारे पास ओवरराइडिंग पावर है मिनरल्स और माइंस और मिनरल्स लगाने का। गवर्नमेंट ने और भी कहा है, देखो कि इंटायर जो माइंस और मिनरल्स है, ये एक तरह से लिमिटेशन, यानी कि जो भी MMDR बना वो लिमिटेशन है स्टेट विधानसभा के ऊपर, यानी स्टेट के ऊपर लिमिटेशन है कि वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है वो सब चीज़ करने का। तो देखो MMDR होली ऑक्युपाइज द फील्ड एंड प्रोविजन फॉर कंप्लीट कोड कवरिंग एक्सपेक्ट। अब बोला कि उसमें रेगुलेशन का बात है, उसमें डेवलपमेंट का बात है, ठीक है, उसमें टैक्स का बात है, हर एक चीज़ MMDR के अंदर है। तो हम सही तो किए हैं एंट्री 50 का यूज़ करके, क्योंकि एंट्री 50 में स्टेट लिस्ट है बट दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। अब आगे देखो चीफ जस्टिस ने क्या कहा। देखो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए जो एंट्री आपका 49 है और 50 है वो अलग है, दोनों डिफरेंट है, वो डिफरेंट फील्ड के लिए है। जो आप यहाँ पे स्टेट के ऊपर जो लिमिटेशन लेके आए हो लॉ बना के, MMDR एक्ट बना के, वो ठीक है, वो आपका मिनरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मैं एंट्री 49 भी तो है। एंट्री 49 में क्या लिखा गया है? लैंड और बिल्डिंग। तो मिनरल्स क्या है? लैंड का हिस्सा है, तो बिल्कुल स्टेट कर सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक स्टिपुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू दैट, यानी कि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जैसे स्टेट में कहीं नहीं लिखा गया, एंट्री 49 में तो कहीं नहीं लिखा गया सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, वो एंट्री 50 में लिखा गया है। 49 ने पूरा अधिकार दिया कि लैंड के ऊपर कितना भी टैक्स लगा सकता है स्टेट, और लैंड में मिनरल्स मिल रहा है तो बिल्कुल लगा सकता है। तो कहीं संविधान में रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया गया एंट्री 49 में, इसलिए बिल्कुल स्टेट क्या कर सकता है? टैक्स लगा सकता है। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया एंट्री 50 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने। देखो
एंट्री 50 ऑफ लिस्ट 2 डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन। इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री 49 में दिया गया है और एंट्री 59 में कुछ दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 49 खत्म हो जाएगा, वो एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है। टैक्स लगाने का जो अधिकार है मिनरल्स के ऊपर, बिल्कुल ये स्टेट लेजिस्लेचर को ही है। हाँ, अब पार्लियामेंट में ये देखो, ये भी कहा पार्लियामेंट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव कंपेटेंस टू टैक्स। पार्लियामेंट पर कोई अधिकार नहीं है कि वो मिनरल राइट्स के ऊपर टैक्स लगाए। हम मानते हैं कि एंट्री 54 है, बट एंट्री 54 क्या है आपका, वो जनरल एंट्री है, उसमें केवल रूल्स और रेगुलेशन का बात किया गया, उसमें टैक्स लगाने का बात कहाँ किया गया। एंट्री 54 में रूल्स और रेगुलेशन का बात कि किस तरह होना चाहिए ऑक्शन, सब किस तरह माइनिंग एक्टिविटी होना चाहिए, तो किस तरह होना चाहिए, तो टैक्स वाला चीज़ कैसे आ गया उसके अंदर। और यदि 50 में दिया भी गया है कि स्टेट इंपोज कर सकता है मिनरल्स पे टैक्स सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, तो पार्लियामेंट्री लॉ ही कैसे तुम्हारा टैक्स लगा सकता है। बात समझ रहे हो ना, इनकंसिस्टेंट नहीं है। एंट्री 49 हो 50 हो, दोनों ही चीख चीख के बोल रहा है कि एक्चुअल में ये अधिकारी स्टेट का है। एंट्री 49 में तो कोई एक्सेप्शनल भी नहीं है, चलो 50 दे दिया। 50 इसलिए दिया गया है ताकि सब यूनिफॉर्म रहे कंट्री में टैक्स इंपोज करने का तरीका। मगर देखो एंट्री 50 और 54 को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया टैक्स, कैसे टैक्स वसूला जाए मिनरल्स पे, गलत था। समझ गए ना, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। देखो वही एंट्री 54 टॉक्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट टू बी एक्सपीडिएटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है मिनरल्स में। हाँ, पावर टू टैक्स मिनरल्स वो लिस्ट 2 में दिया गया, यानी कि वो आपका उसमें है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट अपना लेजिस्लेटिव पावर यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। एंट्री 49 में कैटेगरिकली दिया गया कि वो स्टेट का जुरिस्डिक्शन है और स्टेट के अंदर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया इस चीज़ को। अब सवाल ये उठता है, क्या रॉयल्टी भी टैक्स है? रॉयल्टी, अब सुप्रीम एक सवाल था ये, रॉयल्टी में पैसा देना पड़ता है ना आपको, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं हो सकता। रॉयल्टी इज़ डिफरेंट। जैसे एग्जांपल देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर आया, हाँ एक कॉन्ट्रैक्टर आया, बोला कि हमको इतना ज़मीन चाहिए, ओ इसमें हम माइनिंग एक्टिविटी करेंगे। तो जब उसने इतना ज़मीन लिया तो उस समय उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। क्यों? कुछ उसने ज़मीन लिया, लेट से 100 रुपया रॉयल्टी टैक्स दिया। उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर उस माइनिंग एक्टिविटी करेगा, उसमें जो भी चीज़ निकलेगा, जो भी पदार्थ निकलेगा, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, वो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको लैंड मिल सकता है माइनिंग के लिए। तो रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स। ये भी सवाल था बहुत दिन से, क्या रॉयल्टी टैक्स होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोल दिया कि ये टैक्स नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। देखो वही बोला है कि मेजॉरिटी वर्डिक्ट फर्दर क्लैरिफाइड दैट रॉयल्टी पेड बाय दोस हु लीज माइंस टू द गवर्नमेंट इज नॉट टैक्स। देखिए, जिसने भी लिया है लीज पे, कंपनी लिया है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिया है, जो सरकार को पैसा दे रहा है शुरू में लैंड लेने के लिए, तो वो टैक्स नहीं माना जाएगा, वो रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी इज नॉट इक्वल टू टैक्स। रॉयल्टी एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन, वही ऑब्लिगेशन है जो कि माइनिंग लीजी को टू द लेजर फॉर देना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, सरकार कॉन्ट्रैक्टर को सरकार को देना पड़ेगा जिसका वो ज़मीन लेके माइनिंग करना है। तो मेजॉरिटी ने यही कहा है कि देखो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं हो सकता है। और हाँ, टैक्स क्या चीज़ पे होगा? जो भी खदान करेगा, जो भी निकालेगा वहाँ से, तो मान लो कि वहाँ बहुत कुछ मिल गया, गोल्ड मिल गया, तो उसके ऊपर जब पैसा लगेगा उसको हम टैक्स कहेंगे। तो टैक्स पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द यील्ड ऑफ द मिनरल बेरिंग लैंड। उस लैंड में कितना मिनरल्स है, क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से फिर जो माइनर्स जिसने लिया है लैंड वो फिर टैक्स देगा। वो डिपेंड करता है यील्ड के ऊपर, क्या क्या उसके अंदर मिला है, तब जाकर टैक्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा। शुरू वाला जो चीज़ वो रॉयल्टी, वो टैक्स नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। हाँ, तो देखो ये 9 जज बैठे हुए थे, इसमें 8:1 का जजमेंट हुआ है। तो अधिकतर कह सकते हो कि 8 जज ने तो कहा कि ठीक है स्टेट को ही मिलना चाहिए, बट एक जज डिफर कर गए यहाँ पे। एक जज के हिसाब से क्या कि सेंटर को ही पावर होना चाहिए टैक्स उठाने का। उसके पीछे आधार देखो, बहुत अच्छा आधार है ये भी, कि जो माइनॉरिटी जजमेंट था, यानी कि 1 जज, उन्होंने कहा है कि नो, कि सेंट्रल लॉ ठीक है, स्टेट टैक्सेशन पावर के लिए एकदम सही है, लिमिटेशन होना चाहिए, सेंट्रल लॉ ही लिमिटेशन, नहीं तो ये गलत एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट सब अपना मिनरल्स का दाम बढ़ाना शुरू कर देगा, यूनिफॉर्म मार्केट खत्म हो जाएगा कंट्री में।
यानी कि जिसके पास ज़्यादा खदान है वो बेचना शुरू कर देगा इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू, और मार्केट में दाम अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आज हम बात करें आत्मनिर्भर भारत का, तो हमें तो मिनरल्स यूनिफॉर्म दाम में चाहिए, चाहे हम झारखंड से ले, चाहे छत्तीसगढ़ से ले, चाहे हम केरल से ले, चाहे तमिलनाडु से ले, दाम तो सेम ही होना चाहिए। अब राज्य अपने खदान के हिसाब से जितना एबंडेंस है उस हिसाब से वो अपना दाम तय करेगा, क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए। तो इससे इंडिया में अनयूनिफॉर्म मार्केट क्रिएट हो जाएगा, फिर अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो इससे क्या है कि मिनरल्स का कॉस्ट बढ़ सकता है, समझे। और देखो इस तरह यदि डोमेस्टिक में बढ़ता है तो हमारा जो इंडस्ट्री है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेशनल मार्केट ख़राब भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी माइनॉरिटी जजमेंट है उसमें भी कह सकते हो कि सब्सटेंस है वो भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कंट्री पूरा लागू होना। अब स्टेट के पास होगा तो स्टेट अपने अपने हिसाब से बेचेगा, फिर आज जिस राज्य को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा फिर ज़्यादा बेच देगा। वो हो सकता है वो सस्ता दाम में बेच दे पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसका असर फिर दूसरे स्टेट में पड़ेगा, तो मार्केट ख़राब हो जाएगा, यूनिफॉर्म मार्केट नहीं रहेगा। और जो हम आत्मनिर्भर भारत का बात करते हैं, हम लोग रियर अर्थ मिनरल्स का बात करते हैं, रियर अर्थ मिनरल्स भी तो आ जाएगा इसमें, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चल आगे देखो। देयर मे बी सेवरल पूजा खेड़कर्स, इट इज़ अ हाई टाइम टू रिविजिट रूल्स एंड रेगुलेशन, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हुआ क्या, पूजा खेड़कर का केस क्या हुआ। देखो 2022 के सिविल सर्विस एग्जाम में बैठी थी और उनको 821 रैंक मिला, PWBD कैटेगरी से। PWBD क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ये, समझे ना। हाँ, तो किस कैटेगरी में थी वो, विजुअली इम्पेयर्ड एंड हेयरिंग लॉस कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी है। दिव्यांग में भी बहुत अलग अलग कैटेगरी होता है, समझे। इससे पहले पूजा खेरकर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस कैटेगरी में भी वो एग्ज़ाम दे चुकी है। अब जब इधर का ख़त्म हो गया ब्रैकेट, तो फिर नया वो विजुअली इम्पेयर्ड एंड हेयरिंग लॉस में आ गई वो। आज टोटल अभी तक कितना एग्ज़ाम दे चुकी है, 12 एग्ज़ाम दे चुकी है। देखो अपना आइडेंटिटी को गलत बता के मिस खेड़कर अपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 12 टाइम्स, 12 बार अटैम्प्ट की है, जबकि ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी कितना बार मिलता है, 6 बार अटैम्प्ट मिलता है ना 32 साल तक के लिए। OBC एंड पर्सन विद देखो बेंचमार्क डिसेबिलिटी देखो कितना मिलता है, OBC के लिए 35 ईयर्स तक है, यानी कि 9 अटैम्प्ट है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको 42 ईयर्स तक है। और SC और ST के लिए क्या है कि आप कितना भी दे सकते हैं 37 ईयर्स तक, आप कितना भी दे सकते हैं। 21 साल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम देते रहो 37 तक, जब तक आप पास करके निकलना चाहो। तो रिजर्वेशन तो दिया गया है, मगर जब इस गल का वो ख़त्म हो गया ये ऊपर वाला, हाँ समझ रहे हो ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो बोली कि आप कहाँ जाए, फिर दूसरा कैटेगरी से भर दिया, और उसमें भी नाम गलत। अब फिर सेकंड वाला लाइन देखो, इन ऑर्डर, हाँ देखो अब एक्चुअल में क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी आप जिस कैटेगरी से दिए हो, तो एम्स में उसका टेस्ट होता है कि सच में ही वो है कि नहीं है। देखते हो दिव्यांग का भी अपना परसेंट होता है कि 10% दिव्यांग है कि 5% दिव्यांग है। जब वो गर्ल विजुअली इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस कैटेगरी से, हाँ समझ रहे हो ना, हाँ एग्ज़ाम पहले दी थी और अब जो एग्ज़ाम दे रही है विजुअली इम्पेयर्ड एंड हेयरिंग लॉस से, तो ये चेक होगा ना एम्स में, हाँ एम्स में चेक होता है। तो उस समय देखो इन्होंने 6 मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट को स्किप कर दिया। शक तो वहीं क्रिएट हो जाता है कि जब 6 मेडिकल टेस्ट था आपका एम्स में, अब वहाँ पे वो गई नहीं, भले ही क्वालिफाई कर गई वो कैटेगरी में, बट वहाँ से तो ओके मिला ही नहीं। समझ रहे हो ना। हाँ देखो, तो यूपीएससी ने क्या क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है पूजा खेड़कर के अगेंस्ट, कैंसिल हो गया कैंडिडेचर, ठीक है, जो भी पास की थी अब कैंसिल है, अब आगे नहीं बैठ सकती है, क्योंकि क्रिमिनल केस किसी के ऊपर लग जाए तो यूपीएससी में आप नहीं बैठ सकते। सिविल केस लग जाए तो यू कैन सिट इन यूपीएससी, बट क्रिमिनल केस लग गया तो आप कभी नहीं बैठ सकते उस एग्ज़ाम को। इसलिए बच्चे लोग जब एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, कुछ दिन पहले डिबेट भी किए थे हम लोग, ये पॉइंट उठा सकते थे तुम लोग डिबेट में कि क्रिमिनल केसेस, देखते हो प्रोटेस्ट में क्रिमिनल केसेस लगने का चांस रहता है। यदि आप गलत तरीके से चले गए प्रोटेस्ट को, एक बार आपके ऊपर क्रिमिनल केस लग जाएगा तो आपका गया नौकरी,
आप आगे भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देखो यही हुआ पूजा खेरकर साहब। आगे देखो, तो सबसे बड़ा बात है कि यूपीएससी कर क्या रहा है, यूपीएससी ठीक से क्यों नहीं देखा उसका लिस्ट, कैसे पता नहीं चला यूपीएससी को? इसका मतलब पहले भी कोई गलती किया होगा। सही बात है, सवाल उठेगा, यूपीएससी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेगा। देखो वही बात है, देखो यूपीएससी क्या करती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, इंटरव्यू सब लेती है सरकार के बिहाफ में। सही बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। अब एग्जामिनेशन स्टेज में देखो जितने भी लोग हो, जैसे मेंस लिखने जाओगे तो बच्चे लोग सबमिट करोगे ना अपना कि SC ST से ले रहे हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, OBC से, PWD, आपको अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। फर्स्ट फेज तो आराम से यूपीएससी चेक करता है, मगर उसके बाद डॉक्यूमेंट जाता है तुम्हारा दूसरे के। अब देखो पर्सनल इंटरव्यू के बाद क्या होगा कि सभी कैंडिडेट जो भी बोले हैं कि हमको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, तो उसका मेडिकल चेकअप होता है तुम्हारा। वही मेडिकल डॉक्टर सब एक से एक बैठे रहते हैं। सवाल डॉक्टर पे भी है कि किस डॉक्टर ने दे दिया इसको लिख के वो सर्टिफिकेट। तो सवाल केवल पूजा खेरकर में नहीं है, सवाल उस पर भी कि कौन डॉक्टर बना रहा है इसका कागज, डॉक्यूमेंट किसने दे दिया इसको। तो पर्सनल इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स को भेजा जाता है मेडिकल चेकअप के लिए। यदि किसी ने PWBD से लिया हो, विजुअली इम्पेयर्ड से लिया हो, तो उसको देखने के लिए। हाँ देखो वही बोला कि यदि PWBD वाला कैंडिडेट्स है तो उसको एम्स में जाना पड़ता है, मेडिकल बोर्ड होता है वहाँ पे, ठीक है, वो चेक करता है। फिर ये रिपोर्ट DOPT को जाता है, समझा। उसके बाद फिर कोटा को ओके किया जाता है। समझ गए ना। तो देखो प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि किसने सर्टिफिकेट दे दिया उसको, तो डॉक्टर के क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा है। और दूसरी बात है प्रोबेशन पीरियड से क्या समझते हो, वही ट्रेनिंग। IAS तो बन गया, पूजा खेरकर भी 2022 में बन गई, 821 रैंक है इनका। तो अब ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड तो आपका 2 साल से लेकर 4 साल तक हो सकता है। अब ट्रेनिंग पीरियड में कई लोग को निकाला भी जाता है, यदि मान लो को इनएफिशिएंट है, वो ठीक से काम ही नहीं कर पाए, तो उस समय से सेंटर को पूरा अधिकार है निकाल देने का। देखो अभी भी ये जो गल निकली है तो ये IAS प्रॉपर IAS थोड़ी है, ये प्रोबेशन पीरियड में ही थी। देखो वही बोला कि 2 इयर्स तक हो सकता है, बट ये 4 इयर्स तक भी बढ़ाया जा सकता है आपका प्रोबेशन पीरियड। वो कह सकते हो ट्रेनिंग पीरियड सिंपल भाषा में, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग एकेडमी होगा, लाबासना सब होगा, नीचे हैदराबाद होगा तुम्हारा IPS के लिए, तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि कितना वो सही है कैंडिडेट्स। हाँ, प्रोबेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ मेयर फॉर्मेलिटी है। देखो डिप्यूटी का मतलब एक फॉर्मेलिटी है। हाँ देखो एक लिखा है कि प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको अपने सर्विस से निलंबित भी किया जा सकता है यदि वो प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं ले पाए, वो क्लियर नहीं कर पाई जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। हाँ, यदि इनएलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए, बताओ IAS वाला एग्ज़ाम, IAS वाला आपको उसको ड्यूटी करना है, उसको ट्रेनिंग दे रहे फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई कर पा रहा है, उसको निकाला जा सकता है, समझे ना। हाँ, यदि मान लो कोई जानबूझ के है ना अपने ड्यूटीज़ को ठीक से प्रोबेशन पीरियड में काम नहीं निभा पा रहा है, मतलब रोल प्ले नहीं कर रहा, तो उस केस में भी निकाला जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि प्रोबेशन पीरियड में निकाला नहीं जा सकता है, देयर इज़ रूल कि निकाला जा सकता है। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एक बार IAS बन गया तो बन गया, नो, इससे और ज़्यादा सख्ती होगा। लोग सब अच्छे से जो भी 2 साल से लेकर 4 साल तक का जो भी प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें अच्छे से काम करने जा रहे हैं लोग, क्योंकि यही प्रोबेशन पीरियड में ही तुम्हारे बच्चे लोग जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। IPS लोग सब जो IPS बन गए हैं, IPS बनने का मतलब थोड़ी कि IPS हो गए हैं, उनको तो लगेगा 4-5 साल IPS बनने में, इसी पीरियड में फिर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ये लोग। यदि इस पीरियड में प्रोबेशन पीरियड में वो जो उसका ड्यूटी डिस्चार्ज करने का जो पावर होना चाहिए, जो ट्रेनिंग में बेस्ट दिखाने का पावर होना चाहिए, तो वो चीज़ दिखना चाहिए कमीशन को। यदि वहाँ पे अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहा है, कोई एब्सेंट किए जा रहा है, ठीक से नहीं सुन रहा है ट्रेनिंग पीरियड में, तो उसको निकालने का प्रोविज़न है। अब पूजा खेरकर के साथ वही हुआ है कि अभी वो प्रॉपर IAS नहीं थी, वो प्रोबेशन पीरियड में थी, तो इसलिए निकालना आसान है। कंप्लीटेड।